गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। चाणक्य ट्यूटोरियल्स वाराणसी में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, कल का जो चैप्टर था वो हमारा था बायोटिक। आज हम फोकस करेंगे अबायोटिक पे। ठीक है, अबायोटिक एक ब्रॉड सेक्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और एग्जाम में काफ़ी इससे कंटेंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलते हैं। और आजकल ट्रेंड चल गया है कि रिसेंट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं छोटे से बड़े, सब में अबायोटिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, आइए फोकस करते हैं। अबायोटिक इसका मतलब होता है अजैव, है कि नहीं। अजैव हमने इसमें कितने चीजों को बताया था। हमने इसमें बताया था आपका क्या, गैसों का चक्र। गैसों का चक्र ये बड़ा प्रोमिनेंट है, मीन्स आपका गैसियस साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैसों का चक्र कौन कौन से गैस के साइकिल होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का होता है, ठीक, नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है। तीन सबसे इंपॉर्टेंट गैसें होती हैं। उसके बाद तो फिर अनोदर गैसें आती हैं, या फिर इसमें भी साइकिल में भी कुछ जैसे कहते हैं फास्फोरस की साइकिल, कैल्शियम की साइकिल, पोटेशियम की साइकिल, मैग्नीशियम की साइकिल, इस तरह से भी चीजें पूछी जाती है। लेकिन हम यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं गैसों का चक्र। ठीक, कल हमने बताया था कि अबायोटिक में क्या क्या चीजें आएंगी। गैसों का चक्र आता है, लाइट होता है, उसमें स्वैल होता है ना, एयर होता है, इस तरह से चीजें। लेकिन हम यहाँ पे फोकस करेंगे। पहला हम स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से स्टार्ट करते हैं गैसों का चक्र। देखिए, आइए, एक आपके दिमाग में एक चीज आता है कि आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड आया कैसे एनवायरमेंट में। तो देखिए, हम तीन चीजों पर फोकस करते हैं। मतलब यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति, उत्पत्ति उत्पत्ति मींस ओरिजिन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे कैसे ओरिजिन हुआ होगा। पहला जो कारण है आपका ए वाला, ये आपका क्या है, ज्वालामुखी के द्वारा। ज्वालामुखी के द्वारा मींस बाय वोल्केनोज, वोल्केनो, ज्वालामुखी के द्वारा। तो ज्वालामुखी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। कहा जाता है कि वायुमंडल के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका ज्वालामुखी का होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फॉर्मेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ज्वालामुखी का होता है। सेकंड नंबर पे, हम सेकंड पे आते हैं। दूसरा, बायोमास, बायोमास फ्यूल, मतलब बायोमास ईंधन के द्वारा, ईंधन के द्वारा। ठीक है, बायोमास ईंधन, बायोमास ईंधन मतलब लकड़ियों को जलाना, एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का सेक्रेशन होता है, इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर भारत जीरो कार्बन थ्योरी पे काम करे, या बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का सेक्रेशन या रिलीज आउट ना हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस क्रिया डाउन होगी और पूरा साइकिल ही, पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। बहुत सारे देशों ने जीरो कार्बन थ्योरी पे काम किया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, लेकिन वहां परिणाम थोड़े से निगेटिव आने लगे। तो हम उतने जीरो कार्बन थ्योरी पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला। दूसरा हो गया, तीसरा कंटेंट क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन बाई, ऑक्सीडेशन, डेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का ऑक्सीकरण। अगर हम कोई खाना खाते हैं, कोई भोजन को किसी भी तरीके का अगर मील लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आप जानते हैं भोजन के हर कंटेंट में कार्बन होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन, और बाहर निकल जाता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा, है ना। तो ये आपका हो गया तीन ऐसे प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीनों मिलके क्या होता है, क्या होते हैं, ये वायुमंडल में आते हैं। आते हैं, ठीक। अब इनका उपयोग कहां पे होगा, उपयोग, उपयोग प्रकाश संश्लेषण में,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में करता है ना। स्टार्च फॉर्मेशन, स्टार्च का निर्माण करता है। स्टार्च एक तरीके से ग्लूकोज होता है। प्लांट्स चूंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया प्लांट्स करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मील बनता है, स्टार्च बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन होता है। कल हम इसका चेन बताए थे, ठीक। अब स्टार्च फिर कहां पे आता है? सीधे 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 आपका शाकाहारियों में आएगा। क्योंकि प्लांट्स स्टार्च का 90% यूज कर लेते हैं, लेकिन 10% कहां पे ट्रांसफर होगा? 10% ट्रांजिशन, 10% ट्रांजिशन इन हर्बीवोरस, मतलब 10% शाकाहारियों में। शाकाहारियों में आया, ठीक है। अब अगला फिर क्या हुआ? शाकाहारी से ये स्टार्च कहां गया? फिर मांसाहारियों में। ठीक है, मतलब इन कार्निवोरस या ट्रांजिशन इन कार्निवोरस, मांसाहारियों में, ठीक है। अब मांसाहारियों से क्या हुआ? चूंकि भोजन का डाइजेशन होगा इनके अंदर, तो डाइजेशन के मार्फत से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फिर एनवायरनमेंट में बाहर आ जाती है। या फिर ये जानवर अगर मृतोपजीवी, मतलब दो चीजें हैं, ठीक है, पाचन क्रिया द्वारा बाहर आना, डाइजेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा। या फिर क्या होगा? मृतोपजीवी जब ये मर जाएंगे तो मृतोपजीवी जो सैप्रोफाइटस होते हैं, इनको एक तरीके से मिल में या ब्रेक डाउन या बैक्टीरिया या डिकम्पोज अगर इनको किया जाए, अपघटन के द्वारा फिर क्या होता है? ये सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं, ठीक है। तो दो प्रक्रियाएं हम कर सकते हैं कि पाचन क्रिया द्वारा मांसाहारी, या फिर अपघटित होकर बाय डिकम्पोज। अब इसके द्वारा फिर क्या होगा? वापस में इन्वायरमेंट में आपके पहुंच जाएंगे, वापस यहां पे पहुंच जाएंगे। ये एक प्रक्रिया होती है पूरा, इस तरह से चलने की, पूरे एक साइकिल होता है, कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रोटेट करता है, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण की भूमिका में सबसे बड़ी भूमिका ज्वालामुखी की होती है। बायोमास फ्यूल, मतलब है ना, अगर आप लकड़ी का ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, बायोमास, देखिए सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि बायोमास ऊर्जा क्या होती है। तो लकड़ी का ईंधन जो जलाते हैं वो बायोमास ईंधन, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर ऑक्सीडेशन, भोजन का जो पाचन क्रिया होती है उसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट किया पूरा, है ना, ये एक साइकिल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर कैसे निकलता है। मनुष्य के शरीर से अगर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है। तो इस पर फोकस करते हैं। देखिए इसमें तीन प्रक्रिया होती है, तीन प्रक्रिया हमेशा। एक प्रक्रिया ये होती है कि सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब आपका NaCO3 और K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकलना।
ये क्या होता है, ये साल्ट होते हैं, दोनों एक तरीके से लवण होते हैं। तो पसीने के द्वारा जैसे आप हार्ड वर्क करते हैं या पसीना होता है या इस तरह की कोई चीजें, मतलब अगर आप कहीं चढ़ाई चढ़ रहे हैं, है ना, या किसी भी माध्यम से एनीवे अगर पसीना हो रहा है आपके बॉडी से, तो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर आता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो प्रक्रिया होता है वो आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बाहर आता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब आपका हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड कोआगुलेट करके, जैसे ऑक्सी की हीमोग्लोबिन होता है वैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, तो इसके द्वारा भी बाहर आता है। एक होता है, अगला देखिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में भी एक चीज होता है, इसको कहा जाता है जैसे अमोनिया, एक फार्मूला होता है देखिएगा, NH3HBCOOH। इसमें देखिए हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ है और प्लस अमोनिया जुड़ा हुआ है और प्लस ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बोमिनो अम्ल ये जुड़ा हुआ, तीनों मिलके, तो ये तीनों मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, इसके द्वारा शरीर का मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लगभग साइंस कहता है 67% से लेकर आपका 70% हिस्सा इसी से बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन से कोआगुलेट करके। ठीक, एक चीज। तीसरा आपको आता है, इसको देखिए, इसको कार्बोमिनो अम्ल भी कहा जाता है, इसको कार्बोमिनो अम्ल भी कहा जाता है ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। तीसरा देखिए मिथैलोमिन के द्वारा, इसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तीन प्रक्रिया हमने लिखवाया, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में, और दूसरा प्रक्रिया हमने लिखवाया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, सबसे ज्यादा इसी के रूप में। ठीक, और तीसरे नंबर पे मिथैलोमिन, इसके द्वारा, ये एक तरीके का एसिड होता है HCOOH, इसके द्वारा ये बाहर आता है। तो तीन प्रक्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, हालांकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 7% के आसपास होता है, तो मतलब 70, ये 77, आपका ये बच गया क्या, कितना बच गया, मतलब 23% के आसपास। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में निकलता है ना, हीमोग्लोबिन से कोआगुलेट करके निकलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक चीज और हम आपको बताएं, देखिए एक नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा कि एक ह्यूमन बॉडी क्या करता है कि 79% नाइट्रोजन ग्रहण करता है। नाइट्रोजन मतलब जब श्वास लेता है, ये श्वास लेने की प्रक्रिया में है, श्वास लेना, इसका मतलब इनहेलेशन की बात है। जब श्वास आप लेते हैं तो 79% नाइट्रोजन गिर करते हैं, और उसके अलावा 22% ऑक्सीजन होता है। 22 क्या, हम इसको चूंकि 0.3%, मतलब 0.04% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमको रखना है, तो ये परसेंटेज बहुत कम होता है, तो इसको ना ही मान के एक तरीके से चलते हैं। तो 21% हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक, किसी किताब में यह दिया, और किसी किताब में क्या होता है कि यहां पे 78 लिखा रहता है नाइट्रोजन, और यहां पे लिखा रहता है 22 ऑक्सीजन, और प्लस यहां पे जो ये दिया हुआ है 0.04% आपका कार्बन डाइऑक्साइड एकदम ना के बराबर होता है। किसी किताबों में हमने देखा है
एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है और सब्स्टिट्यूटों में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई मैटर नहीं, इसका कोई मामला नहीं है। अब श्वास छोड़ना, श्वास छोड़ना मतलब एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन एट इज रहेगा, नाइट्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाइट्रोजन वैसे ही बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन में फर्क पड़ जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा, 18% हो जाएगा ऑक्सीजन होगा, और ये 4% एक्सेस, मतलब यहां पे आके कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, 4% यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये जब श्वास आप छोड़ते हैं तो ठीक, अब ये चीज, अब 4% मतलब कहां से कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मतलब ये भोजन का जब ऑक्सीडेशन हुआ, भोजन जब छोटे मॉलिक्यूल में टूटा तो ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और यही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ठीक है। तो श्वास लेने और श्वास छोड़ने दोनों प्रक्रिया में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन सेम बना हुआ है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नाइट्रोजन का क्या काम है भाई बॉडी के अंदर, तो हम आपको बता रहे हैं ये एटमॉस्फेयर प्रेशर को कंट्रोल करता है, वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को नियंत्रित करता है ना, कंट्रोल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक चीज जान लीजिएगा कि जो वायुमंडल होता है वो 13,000 किलोग्राम का, सोचने वाली बात है, किलोग्राम का प्रेशर बॉडी के ऊपर डालता है, प्रेशर शरीर के ऊपर डालता है कि नहीं, बहुत गजब की बात है। तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं भाई, इसीलिए बैलेंस करते हैं कि भारी मात्रा में नाइट्रोजन बॉडी के अंदर होता है, जो क्या करता है, इन्वायरमेंट को, प्रेशर को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसके प्रभाव को प्रभावहीन बना देता है ना। तो इसीलिए गैसों का दाब बॉडी के अंदर परफेक्ट होना चाहिए। एक चीज कभी आपने देखा है कि अगर मान लीजिए हम ये सरफेस बना दे, पृथ्वी का सरफेस, तो जब आप ऊपर चलेंगे, ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर, यहां पे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि गैसों का डिस्पर्सन धीरे धीरे कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है तो शरीर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाक कान से खून आ जाते हैं, है कि नहीं, ये चीज भी होता है। अगर यहीं पे आप, हम सरफेस मान ले, इसका उल्टा चले, ये हमारा सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस है, अगर हम उल्टा चले नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आने पर क्या होगा, उल्टा होगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, तो भी नाक कान से खून आ जाएगा, है ना। तो ये चीज होता है आपका। और एक हम बता दें कि जो गैसों का मैक्सिमम डेंसिटी होता है गैसों का, वो आपका 35 किलोमीटर तक ही होता है, मैक्सिमम डेंसिटी 99% तक यहीं पे होता है सारे गैसों का, गैसों का अधिकतम घनत्व 35 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद क्या होता है कि 1% में बाकी डिस्पर्सन होता है कि नहीं, एक बड़ी बात। तो ये चीज होता है। तो कहते हैं कि श्वास क्या करता है, श्वास हम इसलिए भी लेते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट प्रेशर को रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट गैसेज आए जो इस प्रेशर को किसी तरह से कंट्रोल करे, अदरवाइज बॉडी में डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है, एक चीज। तो ये गैसियस जो ट्रांजिशन हम लिखवा रहे थे या बता रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए एक चीज और भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर 3 तरह के सेगमेंट भी बनते हैं। कहा जाता है कि जीरो फार्मिंग, ठीक, जीरो फार्मिंग, ये शब्द जुड़ा है एग्रीकल्चर से, कृषि से। कहते हैं कि ऐसी कृषि किया जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड फार्मिंग, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर निकले, है कि नहीं, ऐसी खेती किया जाए कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर मिले। ना के बराबर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज आउट होगा, जैसे हम क्या करें, पराली कुछ न जलाएं,
है ना, खेती करते समय किसी भी इस तरह के फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में आता है। जैसे लोग क्या करते हैं, फसल को जला के, है ना, खेत में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आते हैं जो डेंजरस होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा। तो हम ऐसी खेती करें कि जीरो फार्मिंग, जैसे केरला सिक्किम इन जगहों पे लागू है। एक चीज और होता है आपका, जीरो फार्मिंग हो गया, एक अगला होता है आपका जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जिकल। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम ऐसी चीजों का प्रयोग करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकले, तो इसीलिए कहा जाता है कि जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जिकल मॉडल की बात करें तो अब कौन से हम मॉडल अपनाएं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सीधा मतलब होता है कि ये कहता है कि बैंड, मतलब बैन कर दीजिएगा, बैन टू क्या, आपका थर्मल प्लांट्स, जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं, प्लांट्स किस पे आधारित है, कोयले पे आधारित, मतलब कोयला पे आधारित ऊर्जा पे प्रतिबंधित कर दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, कोयले पर आधारित ऊर्जा को प्रतिबंधित, है ना, ठीक। तो जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जिकल मॉडल, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड फार्मिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये दोनों आजकल ज्यादातर इस पे फोकस किया जा रहा है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। देखिए, ये इस साल गर्मी रिकॉर्ड तो 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस भी इसके लिए बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा हमें, इस तरह के इकोनॉमी को लाना पड़ेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ना के बराबर हो, मतलब बहुत कम हो। तो ये चीज है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गैसियस प्रोसेस में। फिर अगले टर्म में, है ना, हम बाकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इम्पैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। और इसको ध्यान से देखते रहिएगा, नोट्स बनाते ही रहिएगा, बड़ा कारगर है ये, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।